जय हिंद दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट पे भी दोस्तों हम लोग वो सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा आर्मी जीडी का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था। यानी ये मान चला दोस्तों जो आपके ओरिजिनल पेपर वहां पे हुए थे वहां पे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे क्वेश्चन के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आपका जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं जैसे हमारा जीके हो गया, मैथ हो गया और इसके बाद जो रीजनिंग हो गया, यानी जैसा हमारा पेपर आता है और वहां पे कैसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन के हम यहाँ प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड बहुत क्वेश्चन वहां मिलते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी दोस्तों वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आज ही वहां प्रोवाइड करा दूंगा। बस दोस्तों यहाँ पे आपको ये टारगेट बना के चलना है कि भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, अगर फिलहाल आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं या आप मान लो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जैसे कि आपके सामने पेपर रखा हुआ, आप ये सोचो कि इसका आंसर वहां पे क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आप पूछे जा चुके हैं और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट आपके वहां पे होते हैं। तो जो चीजें मैं बताऊं सारे आप वहां पे ध्यान से देखते चलना। और दूसरी यहाँ पे जो इसका आपका पैटर्न भी है ये काफी अब चेंज हो चुका है पहले के जैसा। यहाँ पे जो मैं आपका न्यू पैटर्न जितने में क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वहां पे करनी है। बस एग्जाम तक मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आप तैयारी करते चलना, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, जो अपना साइंस का क्वेश्चन दोस्तों जो अपनी अब डेली क्लास होगी ना, ये मान चला 6:30 डेली अपनी वहां पे क्लास होगी, सारे बच्चे वहां पे आना नहीं भूलेंगे। और इसकी में जो आपका ये व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पे जैसे हाय लिख के मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है वो आपका लिंक वहां पे आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड आज ही वहां पे करा दूंगा। पर यहाँ पे ये देखो कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, आप कितना स्कोर वहां पे कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका दानापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी जीडी के एग्जाम में, इसमें साफ साफ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। अब ये बताओ कौन सी ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो आपकी सदैव धनात्मक होती है। चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना बता देंगे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में कुछ पॉइंट और बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे वहां पे जाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता देंगे, जो सदैव धनात्मक होती है। क्या पूछा गया, धनात्मक होती है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे, हम बता देंगे गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे, ऑप्शन बी। काफी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर भी निकल के आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी यानी गतिज ऊर्जा। अब कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आप क्या बताएंगे, इसका हो जाएगा 1/2 mv² आपका हो जाता है। जहां पे m आपका द्रव्यमान है, v आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, वेग यहाँ पे हो जाता है। अब ये दोस्तों बताओ जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है इसका फार्मूला क्या होता है, आप बताएंगे क्या, mgh आप यहाँ पे बता देंगे। दोस्तों इनसे भी ज्यादा एक और आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन वहां पूछा जा चुका है, जो कि होता है जो दो पिंड होते हैं, जो बड़े द्रव्यमान के दो पिंड होते हैं उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे लगता है। क्या लगता है, यहाँ पे लिखा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है उसका फार्मूला दोस्तों ध्यान से नोट करें। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि F बराबर क्या हो जाता है, जो आपका G m1 m2 बटे क्या हो जाएगा, r² यहाँ पे हो जाता है। यानी कि जो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आपका ये लगता है, तो इन दोनों पिंडों के बीच जो द्रव्यमान होता है, क्योंकि m1 पहला द्रव्यमान हो जाता है, जिसे कि मान लो एक पिंड आपका होगी, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। अब इन दो, अब इसका कुछ मान लो भार तो होगा, कुछ द्रव्यमान इसका होगा, कुछ द्रव्यमान इसका होगा। इनके जो द्रव्यमान होंगे, इनके ये जो बल होता है इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। और इनके बीच की जो आपकी ये दूरी है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आपका यहाँ पे होता है। और दोस्तों जो आपको ये जी यहाँ पे दिया गया ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक आपका कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। एक तो यहाँ को क्या क्या पॉइंट पूछे जाएंगे, एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, बहुत बार पेपर क्वेश्चन आया है।
तो इसका मान आप कितना बताएंगे, ये बताएंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ एक तो ये इसका मान, एक इसका मात्रक पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक आप कितना यहां बता देंगे, यहां पे सीधा सीधा क्या बताना है, आपको बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आपका हो जाएगा। मात्रक क्या बताएंगे आप, ये बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाता है और ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जो कि नागपुर एआरओ में यहां पूछा गया था, क्या पूछ रहा है कि ये बताओ ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है। जो आपकी ऊर्जा होती है इसकी व्यावसायिक इकाई बताओ क्या होगी, किलोवाट घंटा, किलोवाट या जूल या वाट घंटा। तो आप इसका आंसर यहाँ पे कितना बता देंगे, तो आप सीधा सीधा बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या बता देंगे, किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका ऊर्जा वहां पे कहा जाता है। और कभी दोस्तों जो आपकी ये ऊर्जा होती है ना, अगर इसका आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा अब ये बता दो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका ये बता दो सीजीएस पद्धति मात्रक आपका क्या होता है। तो कभी आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, आप बता देंगे सर इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस पद्धति मात्रक क्या बता देंगे, हम सीधा सीधा बताएंगे सर इसका मात्रक आपका कैलोरी आपको यहाँ पे हो जाता है। और एक बात ये भी याद करना कि ऊर्जा कैसी राशि आपकी होती है, ऊर्जा आप क्या बताएंगे सर ये एक अदिश राशि। ये कैसी राशि है, हम बताएंगे ये आपकी एक अदिश राशि आपकी हो जाती है। कैसी राशि बता देंगे, ये आपकी अदिश राशि यहाँ पे हो जाती है। और इसी ऊर्जा का व्यवसायिक जो मात्रक होता है ये किलोवाट घंटा है। जब आपसे व्यवसायिक मात्रक पूछेगा तब बताना है किलोवाट घंटा, और ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछेगा हम बताएंगे जूल, और सीजीएस मात्रक पूछेगा हम बताएंगे इसका कैलोरी, आप यहाँ पे बता देंगे। और जो आपका वाट आपने सुना होगा, जो आपने एक वर्ड सुना होगा वाट, एक वर्ड आपने सुना होगा वाट सुना होगा, या फिर अब जो किलोवाट आपने सुना होगा, यानी जो आपका ये वाट है या किलोवाट आपने सुना होगा। ये क्या होता है, बिजली की जो हम घर में अपने बिजली यूज करते हैं ना, वहां पे हम लोग बोलते हैं भाई इतना यूनिट का बिल आ गया, वही वाट, वही वहां से ही आपका ये निकल के आपका आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे आप याद रखिएगा, आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके जीडी के एग्जाम में बहुत बार आपके ये रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना एक क्वेश्चन आया, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। यानी हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो गति के 3 नियम हैं, ये नियम किसने बताए थे। तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, तो इसका पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है न्यूटन, चौथा एडिशन। तब आप राइट आंसर क्या बता देंगे, हम सर बताएंगे न्यूटन। क्या बताएंगे, न्यूटन। आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ बता दीजिएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे न्यूटन इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, कभी अगर आपसे इनका पूरा नाम आपको दे दिया जाए, जैसे इनका न्यूटन का पूरा नाम आपका क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इनका पूरा नाम होता है सर आइजैक। क्या नाम पूरा बताएंगे, सर आइजैक न्यूटन। आप ये ना सोचना कि हमने केवल न्यूटन पूछा है पढ़ा है और आइजैक लिख के आ गया, तो आप कंफ्यूज वहां पे। पूरा नाम आइजैक न्यूटन इनका यहाँ पे हो जाता है। और एक इन्होंने गति के कितने नियम दिए, 3 नियम यहाँ पे दिए थे। कब दिए थे, इन्होंने 1687 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक कौन सी लिखी थी, प्रिंसिपिया। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, प्रिंसिपिया नाम की एक पुस्तक यहाँ पे लिखी थी, जिन्होंने इन्होंने गति के 3 नियम दिए। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गति के 3 नियम कब दिए गए थे, हम बताएंगे 1687 में बताएंगे। और ये नियम जो उन्होंने बताए थे, कौन सी पुस्तक में ये नियम बताया था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बताने, इन्होंने 1987 में प्रिंसिपिया नाम से जो पुस्तक लिखी थी, वहां पे गति के 3 नियम वहां बताएंगे। जो आप न्यूटन ने गति के 3 नियम, जो सारे नियम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नियम होते, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद जो अपना एक अगला क्वेश्चन आता है जो कि दानापुर एआरओ में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। क्या पूछा गया, सही है। और कौन सा नियम, तीसरा नियम। देखो न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए, पहला नियम क्या दिया था जिसको हम लोग जानते हैं जड़त्व के नियम से जानते हैं, ठीक है। और इसके वजह तीसरा नियम क्या था, वो कौन सा नियम होता, वो नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का बल। यानी कि अगर आप किसी वस्तु पे जितना बल वहां पे लगाते हैं उसका जस्ट अपोजिट वो आप पे उतना ही बल वहां पे लगाता है। तो ये बताओ तीनों आप यहां 4 ऑप्शन दिए गए, पहले चारों को ध्यान से पढ़िए, फिर आप बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप, यानी कि ये बताएंगे सर बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में। कैसा लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन सी हम यहाँ पे राइट आंसर आप कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जब मान लो कोई क्रिकेट वहां पे खेलता है तो वो जैसे बैट से मान लो बॉल पर हिट करता है, जो बॉल होती है वो भी बैट पे उतना ही बल लगाती है जितना बैट बॉल पे लगाता है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी जितना बल आप किसी वस्तु पे लगाएंगे उसका जस्ट अपोजिट वो वस्तु भी आप पे उतना ही बल वहां पे लगाता है। तो इसे ही बोलते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दूसरा बस एक बात ये ध्यान रखना कि जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं वो नोट्स आप एक बार घर बैठ के तैयार करो, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मान चलना दोस्तों वहां पे मैंने आपको ये तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करा ही रहा हूं, वहां पे मैंने आपको 2000 से लेके 2024 तक जितने भी आपके ट्रेड है आर्मी के वहां पे जो क्वेश्चन पूछे वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। ये मान चलना कम से कम उसमें 23 साल के क्वेश्चन मैं सीधा सीधा आपको दिए हैं। बस घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको नजर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमसे एक बात ये पूछी गई है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। बताओ गुरुत्वाकर्षण बल होगा, घर्षण बल होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी। और ये क्वेश्चन हमारा लखनऊ एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो आज दोस्तों क्या बताएंगे, हम बताएंगे गतिज ऊर्जा बता देंगे। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद कर लेना, यहां से न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 1/2 mv² हो जाएगा, जहां पे m आपका द्रव्यमान होता है, v आपका वेग यहाँ पे आपका हो जाता है। नागपुर एआरओ में एक क्वेश्चन पूछा गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। बताओ क्या अनुरूप आपका यहाँ पे होता है। इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे कि संतुलित रासायनिक जो समीकरण होता है ये आपका किसके अनुरूप होता है। तो ये आप किसके अनुरूप बताएंगे सर, हम बताएंगे ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसके अनुरूप होता है। ऑप्शन ए आप राइट आंसर यहां बता देंगे। ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करना जैसे आप पेपर में बैठे हुए हो, और ये मान चलना कम से कम हर प्रैक्टिस सेट में अगर आप 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पा रहे हो, तैयारी सही चल रही बा, इसे आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन आता है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। जो यहाँ पे लिखा है संभव, ये वर्ड ध्यान रखना। जब आपका संभव वर्ड लग जाए और वहां पे ऑप्शन हमें दिए जाए, अणु हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, परमाणु हो गया, नाभिक हो गया। और दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर न्यूट्रॉन दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना, इनका आपका द्रव्यमान संख्या और इनपे कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, कि इनमें कितना आपका आवेश होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा था। और इनका द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में। लेकिन अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, आप सीधा सीधा आंसर बताएंगे सर उसे कहा जाएगा अणु। क्या कहा जाएगा, अणु कहा जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु कभी भी गलती से आप ना कर देना,
क्योंकि यहाँ पे संभव इकाई पूछी जा रही है। अगर आप परमाणु वहां, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपका जबलपुर एआर में पूछा गया, काफी बच्चा परमाणु पे टिक करके वहां पे आया था, काफी बच्चों के ये क्वेश्चन वहां पे गलत भी हुए थे। आप क्या करेंगे सर, हम वहां पे अणु करेंगे, परमाणु बिल्कुल वहां पे हम नहीं करेंगे। तब आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, हम बताएंगे हमारा राइट आंसर परमाणु वो अणु आपका यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे जाते हैं जो इनके आवेश हो गया, इनका द्रव्यमान क्या होता है। सीधा सीधा हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है या इलेक्ट्रॉन कितना द्रव्यमान है, ठीक है। तो दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसमें माइनस का आपका क्या होता है, आवेश होता है, निगेटिव आवेश आपको होता है। तो इसका दोस्तों अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रॉन पे आवेश आखिर होता कितना, ये तो हमें पता होगा निगेटिव ऋणात्मक आवेश होता है, पर आवेश आखिर होता कितना है, तो आप क्या बताएंगे, हम यहां बताएंगे 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलाम, माइनस का 10 कूलाम आप यहाँ पे क्या बता देंगे, राइट आंसर आप यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। अब वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन का आपसे द्रव्यमान पूछ लिया जाता है तो आप द्रव्यमान क्या बताते, तो हम क्या बताएंगे, आप बता देंगे सीधा क्या 9.101 इंटू 10 की पावर क्या बताएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 31 kg। ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये आवेश हो जाएगा, ये नीचे द्रव्यमान आपका हो जाएगा कभी आपका इलेक्ट्रॉन का पूछा जाएगा तो, ठीक है। और कभी अगर आपसे प्रोटॉन का पूछ लिया जाए, इसमें आपका धनात्मक आवेश होता है, आप कितना धनात्मक आवेश होता है वो भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो आपका आवेश कितना बताएंगे, आप बताएं 1.602 इंटू 10 की पावर क्या बता देंगे आप, माइनस का 10 क्या कूलाम आप बता दीजिएगा। और इसका द्रव्यमान क्या बताएंगे 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान हो जाता है, क्योंकि इनके आवेश से द्रव्यमान से क्वेश्चन आता है। और कभी अगर आपसे न्यूट्रॉन का पूछ लिया जाए, न्यूट्रॉन हम क्या समझ रहे हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी उसका कोई आवेश ही नहीं होता है। तो आवेश का पूछेगा तो आप क्या बताएंगे सर, उसका आवेश ही नहीं, तो जीरो आवेश हो जाएगा। अब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हम बताएंगे 1.7675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg आप यहां बताएंगे। ये पॉइंट अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ना याद हो तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका जबलपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। देखो यहां बताया जा रहा, हमें वो चीज बताओ कौन सी उपधातु आपकी नहीं है। अब उपधातु आप तभी दोस्तों बता पाएंगे जब आपको सारे उपधातुओं के नाम आपको यहाँ पे याद होंगे। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, पहले तो ये आप देखो, इन्हें पढ़ो, क्या क्या चीजें यहाँ पे हमारी दी जा रही हैं। तो बताओ इसमें कौन सा आपका उपधातु नहीं है, बताओ सिलिकॉन होगा, आपका एंटीमनी होगा, आर्सेनिक होगा, या आपका सेलेनियम होगा। तो आप इसका राइट आंसर सीधा सीधा कितना बता देंगे सर, हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, जो ये सेलेनियम है ना, ये सेलेनियम क्या होता है, आपका उपधातु आपका ये नहीं होता है। तो हम इसका ऑप्शन डी आप बता दीजिएगा। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लीजिए सेलेनियम होता है, इसका संकेत क्या होता है, तो सेलेनियम का संकेत आप क्या बताएंगे, Se इसका संकेत होता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ इसका परमाणु जो क्रमांक होता है, क्या चीज, परमाणु, अब एक ये पॉइंट बता दो, इसका परमाणु क्रमांक आपका क्या हो जाता है, या फिर आप ये बता दो अच्छा, और इसका जो आपका वर्गीकरण होता है ये किस रूप में आपका होता है। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आखिर इसका जो वर्गीकरण है, वर्गीय किस रूप में आपका होता है, तो परमाणु क्रमांक आप क्या बताएंगे 34। अब इसका वर्गीकरण किस रूप में होता है, ये आपका अधातु में आता है, किस में आएगा आपका, ये अधातु में आपका आता है।
और दोस्तों जो आपका ये सेलेनियम आपका होता है ना, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दोस्तों 1817 ईस्वी में एक किसके द्वारा, बर्जीलियस के द्वारा। किसके द्वारा आप बता देंगे, इसकी खोज हुई थी बर्जीलियस। वैज्ञानिक का नाम क्या बता देंगे, इसका नाम बता देंगे वर्जीलियस। वर्जीलियस द्वारा इसकी खोज वहां पे आपकी की गई थी। और ऐसे ही जो आपका सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारी क्या हो जाती है आपकी, ये आपकी उपधातुओं में वहां पे आ जाती है। लेकिन आपका जो सेलेनियम होता है ये आपका एक अधातु है, ये उपधातु आपका नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट भी इसके एक बार ध्यान से नोट कर लेना, आपकी ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आखिर जो उपधातु होती है इन्हें कैसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपके उपधातु में वे चीजें होती है जिनमें धातु और अधातु इन दोनों के ही लक्षण वहां पे पाए जाते हैं, उसे ही आपका उपधातु आपका बोला जाता है। ये ना तो धातु में आता है ना ये आपका अधातु में आएगा, यानी इसमें दोनों के गुण वहां पे विद्यमान होते, इसीलिए इसे आपका उपधातु यहाँ पे कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन था ये आपका जयपुर एआरओ में सीधा सीधा पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है। देखो यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना कि क्या चीज पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन ये बताओ धातुओं के बारे में गलत है। पहले एक बार सारे कथन आप यहाँ पढ़िए, फिर इनका राइट आंसर आप बताओ। देखो पहला क्या दिया गया, वे तन्य और आघात वर्धनी होती। बिल्कुल भाई धातुएं ऐसी होती, ये हमारा बिल्कुल कथन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सुचालक तो आपकी होती है, तभी आपको देखते जो चांदी आपकी धातु होती है उसमें करंट प्रवाह होता है, सफेद ऑक्सीजन तो होता है वहां पे, तो क्या हो जाते हैं ये आपका विद्युत की सुचालक होती हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जाहिर इस बार उच्च होगा, नहीं पिघल के वहां तार टूट के नहीं गिर जाए वहां पे, ये भी बात सही है। वे विद्युत ऋणात्मक होती, हाँ ये बात आपका गलत यहाँ पे हो जाता है। तो हम इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तरल अवस्था में पाई जाने वाले अधातु का नाम बताओ। हमें एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो आपकी लिक्विड में पाई जाती है, तरल अवस्था में आपकी पाई जाती है। तो बताओ क्या होगा, कैल्शियम होगा, पारा होगा, हीलियम होगा या ब्रोमीन होगा। तो आप क्या बताएंगे, सर हम तो इसका आंसर सीधा सीधा ब्रोमीन ही बताएंगे। क्या बताएंगे, ब्रोमीन बताएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपका हो जाए। कोल्हापुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दोस्तों कभी आपका जो ब्रोमीन का अगर संकेत पूछ ले, क्योंकि संकेत भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ब्रोमीन का संकेत आप क्या बता देंगे, बी आर ब्रोमीन का संकेत आपका हो जाता है। और कभी अगर आपसे इसकी परमाणु संख्या पूछ लिया जाए, इसकी क्या पूछ लिया जाता, परमाणु संख्या बता दो, इसका क्या हो जाएगा। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है इसका द्रव्यमान बता दो, क्या आपका हो जाएगा। तो आप क्या, या फिर ये बताओ इसका रंग कैसा होता, तब आप क्या बता देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों और कभी ये अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से समूह में आपका आता है, ये कौन से समूह में आपका आता है, ये सारे पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए ब्रोमीन के, ठीक है। तो अगर परमाणु संख्या पूछेगा तो हम बताएंगे 35 परमाणु संख्या इसकी हो जाएगी। द्रव्यमान पूछेगा हम बताएंगे 79.904 आप इसका द्रव्यमान आप बता देंगे यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों अगर रंग पूछा जाए कैसा रंग होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसका रंग आपका लाल भूरा रंग। कैसा रंग है इसका, लाल भूरा रंग आपका हो जाता है। और वहीं पे अगर इसका समूह पूछ लिया जाता है तो समूह क्या उनसे बताएंगे, आप बता देंगे इसका समूह कौन से आ जाएगा। ये आपका जो 17वां समूह होता है ना, 17वां जिसमें आपके हाइड्रोजन है, कौन से हैं आपके हाइड्रोजन, वही उसी समूह में आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। 17वें समूह में आता है जिसमें आपके हाइड्रोजन तत्व वहां पे आपके रखे गए हैं। तो ये सारे पॉइंट भी जान लेना ब्रोमीन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपके ये हो जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है। यानी जो आप देखा हो नारियल जो ऊपर और जहां रेसे रेसे आपको दिखते हैं, ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नारियल छिलके मौजूद कौन सा जो ऊतक है, उन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, जो वो ऊतक आपके होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी आप इसका राइट आंसर यहां बता देंगे। और नारियल के छिलके में मौजूद होता है जो उसे क्या करता है? कठोर और उसे मजबूत वहां बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लखन। और ये जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका पूछा गया था। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से आपका मृत कोशिकाओं से बना है? मृत कोशिकाओं से बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बताओ उसे क्या बोलेंगे? जाइलम कहोगे या पैरेनकाइमा आप कहोगे या आपका कोलेनकाइमा कहोगे या फिर एरेनकाइमा आप कहोगे? तो उसे कौन सी कोशिकाएं कहोगे? मृत कोशिकाओं से कौन सा बना ऊतक आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो सर हम तो बताएंगे क्या? जाइलम। क्या बता देंगे? जाइलम बताएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यह कैसा ऊतक होता है? आपका संवहन ऊतक होता है। ये कैसा ऊतक होता है? ये आपका संवहन। कैसा ऊतक होता है? ये आपका एक संवहन ऊतक आपका ये यहाँ पे होता है। और इसका कार्य क्या होता है? जो आपका जाइलम होता है इसका कार्य मेन यही होता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। यानी कि मान लो वृक्ष हो गया, अब मान लो उससे पत्तियां, मान लो जल तो वहां से लाएंगे नहीं, तो ये काम कौन करता है? जो जाइलम होता है इसका मेन काम यही होता है कि जमीन से जल लेके जो आपका वृक्ष होता है इसके प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन को प्रवाह वहां पे करना, इसी का काम वहां पे आपका ये हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि लखनऊ एआरओ में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन कौन सा है बताओ? ग्लाइसिन है, गैलेक्टोज है, रेनिन है, कैसिन है? तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? सर हम तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? ये बताएंगे केसिन। आप बताएं क्या बताएं? केसिन बताएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये कैसिन प्रोटीन होती है ना, ये कैसी प्रोटीन होती है? ये आप बताएंगे एक फास्फोप्रोटीन है। कैसी प्रोटीन बताएंगे आप? ये बता देंगे ये आपका एक फास्फोप्रोटीन आपका यहाँ पे हो जाता है और जिसमें सभी आवश्यक आपके जितने अमीनो एसिड होते हैं ना सारे आपके यहाँ पे आपके मिल जाते हैं। और दोस्तों जो आपका ये केसिन होता है ना, केसिन प्रोटीन होता है, ये आमतौर पर जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तनधारियों के प्राणियों के दूध में आपका ये पाया जाता है। जितने आपके स्तनधारी होते हैं, अगर देखा जाए जैसे कि आप ये माने सबसे ज्यादा गाय का ले लो, अब ये बताओ गाय के दूध में कितना पाया जाता है? या फिर ये बता दो मानव का दूध होता है, जो मानव दूध उसमें कितना आपका ये पाया जाता है? तो दोस्तों आप ये ध्यान रखना है कि जो आपका गाय का दूध होता है इसमें आपका 80%, 80%, और जो मानव का दूध होता है इसमें आपका 20% पाया जाता है। और जो आपका ये केसिन आपका होता है, कौन सा होता है? जो केसिन प्रोटीन होती है, जो हमारी मसल्स होती है, जो हमारी मांसपेशियां होती है, उनके लिए आपका बहुत ही जरूरी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए गाय के दूध में जो आपका ये केसिन प्रोटीन पाया कितना परसेंट होता है, हम बताएंगे 80% होता है। और मानव के दूध आपका 20% होता है। कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि केसिन जो प्रोटीन होता है इसका यूज क्या होता है? जो हमारे मांसपेशियां होती है इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी आपका ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो बताओ मटर का, गुलाब का पौधा, लिली का, मिर्च का? तो कौन से पौधे का यूज किया था? आप क्या राइट आंसर बताएंगे? हम बता देंगे क्या? वो मटर का पौधा था। कैसा पौधा था? मटर का। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आप यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि आनुवंशिकता के बारे में पहली बार जानकारी किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। किसने दिया था? जो आपके मेंडल थे, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने ही वहां पे दिया। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। आप यहाँ पे याद करेगा। और इन्हें क्या कहा जाता है? मेंडल को आनुवंशिकता का पिता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आप किसका नाम लेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल का आप नाम लीजिएगा। इन्हें आनुवंशिकता का पिता भी वहां पे कहा जाता है।
अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ होमोसैपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसैपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। ये दानापुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पूछा गया था। आप बस इतना फोकस करो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम इनकी तैयारी वहां पे कर सकते हैं। जो मैंने आपको कंप्लीट न्यू पैटर्न नोट्स प्रोवाइड करा रखे, बस वो नोट्स आप तैयार करिएगा। आप पेपर देने जाना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां नजर आपको आ जाएंगे। ये नाम सही कर लेना, इसमें क्या लीनियस आपका लिखा हुआ था। इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? सर हम तो यही राइट आंसर क्या बताएंगे, इसका बताएंगे लीनियस। क्या राइट आंसर बता देंगे? लीनियस आप बता देंगे। यानी कि जो आपके स्वीडन के जीव वैज्ञानिक जो कैरोलस लीनियस, इनका पूरा नाम अगर बात की जाए क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा कैरोलस। क्या नाम हो जाएगा इनका पूरा नाम? कैरोलस और लीनियस। ये इनका पूरा नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। द्वारा आपका होमोसैपियंस यानी जो आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, जो आधुनिक मानव जो हम लोग होते हैं, इन्हीं का होमोसैपियंस वैज्ञानिक नाम आपका हो जाता है। ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने ये नाम दिया था। आप क्या बता देंगे? सर इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। अब दोस्तों यहां से हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट हुए। 15 क्वेश्चन जो आपके साइंस के आते हैं वो हमने क्वेश्चन वहां पे डिस्कस कर लिए। अब यहां से आपके जो जीके के 15 क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पूछा गया कि नर्तकी नटराज यानी पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। अब बताओ कौन से हो जाएंगे? यानी कथक नर्तकी, ओडिसी नर्तकी, मणिपुर नर्तकी, भरतनाट्यम नर्तकी। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? तो हम बताएंगे नर्तकी नटराज जो आगे भरतनाट्यम नर्तकी जो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर यहां बताएंगे। जबलपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये वहां पे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? भरतनाट्यम नर्तकी। आप इसका राइट आंसर वहां पे बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है कि जयपुर घराने के भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर की निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण मिला? पद्म विभूषण इन्हें कब मिला गया था? किसका पूछा जा रहा है? ये पूछा गया है किशोरी अमोनकर को। तो ये आपका कब दिया गया था? इन 4 ऑप्शन में बताना है राइट आंसर क्या होगा। जबलपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका ये पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे? हम बता देंगे सर इसका हो जाएगा 2002। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों इनका संबंध आपका जयपुर घराने से आपका हो जाता है और इनकी जो माता थी यानी श्रीमती आपका मोगूबाई कोडिकर थी, ये भी इसी घराने की प्रमुख गायिका आपकी वहां पे हो जाती थी। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? ये 2002 में इन्हें आपका पद्म विभूषण पुरस्कार आपका ये दिया गया था वहां पे। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताओ क्या हो जाएगा? यानी पहले आपके अभिनेता कौन है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड वहां पे दिया गया था? ये 4 नाम उनके वहां पे दिए जा रहे। कोल्हापुर एआरओ में सीधे सीधे आपके जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? सर हम इसका राइट आंसर बनाएंगे एमिल जोनिस। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। और कभी दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ अच्छा आपका जो पहला यानी जो आपका पहला अकादमी पुरस्कार ये कहां पे हुआ था, कब हुआ था? तब आप क्या बताएंगे? जैसे क्या दिया गया? ऑस्कर अवार्ड। यानी अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक पॉइंट ये नोट कर लेना, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला अकादमी पुरस्कार, पहला अकादमी अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पुरस्कार, ये आप पुरस्कार समारोह ये कहां पे हुआ था? आप बताएंगे 1929 में हुआ था। कहां पे हुआ था? आप बताएंगे हॉलीवुड में। कहां पे यूज हुआ था? ये हॉलीवुड में आपका यूज वहां पे हुआ था। ये आप यहां बता दीजिएगा।
और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपकी पहली फिल्म कौन सी पहली, अगर यहाँ हीरो का नाम आया है, अगर पहली फिल्म पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, तो नाम आप क्या बताएंगे, द वे, क्या बता दें, द वे ऑफ आल फ्लिस, FLESH, ये आप बता दे के लिए इन्हें वहां पे दिया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अभिनेता, अभिनेता हो जाएंगे एमिल आपके जेनिंग्स हो जाएंगे। और कभी अगर अब यहाँ पे फिल्म के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे द वे ऑफ आल फ्लिस, आपका इसका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। और पहला अकादमी पुरस्कार 1929 में आपका ये हॉलीवुड में वहां पे आयोजित आपका ये किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष आपका ये मनाया जाता है। नागपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। अब ये बताओ तो जयपुर में कहां पे मनाया, वो राजस्थान में कौन से शहर में मनाया जाता है। अलवर होगा, कोटा होगा, जयपुर होगा, अजमेर होगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। सर हम तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताएंगे, जयपुर। क्या बता देंगे, जयपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर वहां पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका उत्सव होता है ना, यह उत्सव आपका प्रत्येक वर्ष होली पर्व के 3 दिन पोलो ग्राउंड में आयोजित आपका किया वहां पे जाता है। और हाथी का नृत्य तथा हाथी पोलो इस पर्व की क्या हो जाती है, विशेष आपकी विशेषताएं आपकी वहां पे हो जाती है। तो ये राजस्थान के कौन से शहर में आपका हो जाएगा, आप बताएंगे जयपुर शहर का नाम आप यहाँ पे राइट आंसर आप बता दीजिएगा। अब ये बताओ अच्छा, कामाख्या मंदिर कहां पे स्थित है। कामाख्या जो मंदिर है ये कहां पे आपका स्थित है। लखनऊ एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बताओ गुवाहाटी होगा, कोहिमा होगा, इम्फाल होगा, अगरतला होगा। तो ये कहां पे हो जाएगा, तो कामाख्या जो आपका मंदिर होता है ये असम राज्य के जो गुवाहाटी शहर है, असम राज्य का जो गुवाहाटी शहर है वहां पे आपका ये स्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसका राइट आंसर यहाँ पे आप बता दीजिएगा। और दोस्तों आपका जो कामाख्या मंदिर होता है ना, ये आपका देवी जो सती है, देवी सती की 52 शक्ति पीठों में से आपका ये एक वहां पे हो जाता है। और ये मंदिर आपका असम के गुवाहाटी में ये मान चलना कि वहां पे कौन सी पहाड़ियों में आपका स्थित है। तो आप बताएंगे जो वहां पे नीलांचल पहाड़ियों में ये मंदिर आपका वहां पे स्थित आपका हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कामाख्या मंदिर कौन सी पहाड़ियों में आपका स्थित है, तो आप बताएंगे जो आपका नीलांचल है। क्या नाम बताएंगे, नीलांचल जो आपकी पहाड़ियां वहां पे आपका ये स्थित वहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है। दोस्तों आपके जो दिवस वाले सारे पॉइंट हैं वो सारे आप याद कर लेना, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी आपके दिवस हैं वो तैयार करके जाना। आपके दिवस से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या बता देंगे, हम बताएंगे सर इसका राइट आंसर 2 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी आप राइट आंसर आप यहां बता देंगे। मैं कुछ इंपोर्टेंट और दिवस नोट करा देता हूं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या चीज 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, या फिर आप ये बता दो अच्छा 1 मई को क्या हम लोग मनाते हैं, ये बताओ अच्छा जो आपका 26 नवंबर होता है क्या 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, या फिर आप ये बताओ कि जो आपका 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, या फिर आप ये बता दो अच्छा जो आपका 5 जून है 5 जून को आप क्या मनाते हैं, या फिर आप ये बता दो अच्छा 21 जून को आप क्या मनाते हैं। अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इनके आंसर क्या वहां पे देंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी आपके दिवस के आपके एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं किसी न किसी ट्रेड के आर्मी के एग्जाम में आपके। तो कभी अगर आप 5 सितंबर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। क्या बताएंगे, हम बताएंगे शिक्षक दिवस हम लोग इस दिन मनाते हैं। कभी 1 मई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, इस दिन आपका श्रमिक दिवस क्या मनाता है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, हम बताएंगे इस दिन हम संविधान दिवस के रूप में इस दिन को वहां पे मनाते हैं। 28 फरवरी पूछेगा आप क्या बताएंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम इसे मनाया जाता है।
और अगर आपसे 5 जून का पूछेगा, आप क्या बताएंगे? पर्यावरण, पर्यावरण दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। और 21 जून का पूछेगा, आप क्या बताएंगे? योग दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। तो ये आप दिवस भी नोट कर लेना, आपके वो दिवस हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपके हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहां भी आपका पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। अभी मैंने इसका आंसर भी वहां पे आपको टिक कराया था। क्या हो जाएगा? आप बताएंगे सर 28 फरवरी। क्या बता देंगे? 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे सीधा सीधा पूछा गया, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? कौन सा देश ऐसा आपका यहाँ पे हो जाएगा जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बताओ कौन सा देश ऐसा है जहां बाघ भी है और शेर भी है, दोनों आपके पाए जाते हैं? तो आप इसका राइट आंसर वहां पे कितना कर देंगे? सर हम बताएंगे क्या? भारत देश। कौन सा देश आप बताएंगे? भारत बता देंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जो भारत देश होता है वहां पे आपके क्या है? शेर भी है और आपके बाघ भी आपके दोनों पाए जाते हैं। तो वो देश कौन सा हो जाएगा? भारत देश आपका हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन एक पूछा जाए ना, अगर ये बताओ जो शेर होते हैं ये सर्वाधिक कहाँ भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिएगा, जो आपका गिर नेशनल पार्क है, कौन सा? गिर, जो आपका गिर नेशनल पार्क, वहां पे सबसे ज्यादा आपके शेर पाए जाते हैं। अब ये गिर नेशनल पार्क है कहाँ पे? कौन से राज्य में है? तो आप बताएंगे सर ये गुजरात राज्य में आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया भारत में शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आप बताएं गिर नेशनल पार्क का नाम आप यहाँ बता देंगे। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? भारत इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन से मिसेज फेनिबस पुस्तक, क्या लिखा है? मिसेज फनी बस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप क्या बताएंगे? ये क्वेश्चन आपका दानापुर एआरओ में सीधे सीधे पूछा गया था। तो हम इसका राइट आंसर कितना बता देंगे? ये बताएंगे ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बताएंगे? ट्विंकल खन्ना आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखकों में से एक है? क्योंकि जो आपकी पुस्तकें होती है ना, पुस्तकों के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जाते, तभी मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जहां से आपको एक आइडिया ये लग सके कि भाई कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और हमें कौन से टॉपिक वहां पे तैयार करके पेपर देने जाना कि अपने एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको नजर आ जाए। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? इसका राइट आंसर आप कितना बताएंगे? ये बताएंगे जी कृष्णन। क्या बताएंगे? जी कृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कि जी कृष्णन भारत के प्रमुख आपके खेल पत्रकारों में से एक आपके थे। और द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, जी कृष्णन और यहाँ पे एक थे विजय लोकपल्ली, विजय लोकपल्ली के द्वारा आपकी ये वहां पे लिखी गई थी। तो आप क्या बताएंगे? जी कृष्णन और विजय लोकपल्ली दो लोगों द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे जी कृष्णन जी का नाम दिया जाए, आप इसका राइट आंसर क्या कह देंगे? आपका जी कृष्णन इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमारा पूछा गया, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है बताओ? सुनील छेत्री, मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, रूप सिंह। बताओ जो गोल होता है, गोल आप कहाँ पे करते, कौन से खेल में करते? गोल एक तो आपको हॉकी में होता है, ठीक है, कहते नहीं कि भाई उसने गोल कर दिया। किस खेल में होता है? हॉकी में होता है। तो हॉकी से कौन संबंधित कौन से खिलाड़ी आपके हो जाएंगे? वो हो जाते हैं मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद थे ना, इन्होंने कम से कम 3 गोल्ड भी जिताए थे भारत को हॉकी में, ठीक है। अब इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार यहाँ घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, अगर इनका आपसे कभी जन्म पूछ लिया जाए, आखिर इनका जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? इनका जन्म आपका हुआ था आपका 29 अगस्त। क्या डेट आप बताएंगे? आप बताएंगे 29 अगस्त 1905।
1905 की डेट आप यहाँ बता देंगे। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया आखिर इनका निधन कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 3 दिसंबर 1979। आप यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना कि इन्हें क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। यानी हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादू, अगर कभी आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, आपको मेजर ध्यानचंद का नाम वहां पे याद होना चाहिए। और एक पॉइंट ये भी याद करना दोस्तों, जो इन्होंने मेजर ध्यानचंद थे ना, इन्होंने क्या किया, 3 स्वर्ण पदक जिताए थे भारत को। कितने, 3 स्वर्ण पदक वहां पे जिताए थे। कब जिताए थे, एक इन्होंने जिताया था 1928 में जिताया था, एक जिताया था इन्होंने 1932 में, 1932 में एक जिताया था 1936 में। यानी 3 आपके, ये आपके जो स्वर्ण थे यानी गोल्ड थे, इन्होंने जिताया था। तो 1928 वाला कहां पे हुआ था गेम, ये आपका एम्स्टर्डम में। कहां पे हुआ था, आप क्या बताएंगे, एम्स्टर्डम का नाम याद रखिएगा। 1932 वाला कहां पे हुआ था, आप क्या बताएंगे, आपका लॉस एंजल्स। क्या बताएंगे, लॉस, आप क्या नाम बताएंगे, एंजल्स। लॉस क्या नाम लिख देंगे, एंजल्स, लॉस एंजल्स, ये नाम यहाँ पे नोट कर लेना। और 1936 वाला कहां पे हुआ था, बर्लिन। ये ओलंपिक जो आपके वहां पे गेम हुए थे, वहां पे इन्होंने 3 स्वर्ण पदक वहां पे जिताए थे। अगर क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं कि जो आपके ध्यानचंद थे, इन्होंने कहां पे आपका ये जो स्वर्ण पदक जिताए थे, कौन से ओलंपिक में, तो आप बताएंगे 1928 एम्स्टर्डम, 1936। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप इनको नोट कर लेना। और कभी क्वेश्चन पूछा गया हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, जो बंचिंग जंपिंग किस तरह का खेल है। जो बंचिंग जंपिंग होता है, आपने देखा होगा कहाँ पे, कैसे कि क्या होता है, जैसे कि कोई पोल होता है, मान लो कोई हाइट होता है, तो यहाँ पे मान लो एक अगर पोल होती है, यहाँ पे क्या होता है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है, और उसके पैर को क्या करते हैं, एक रस्सी के द्वारा बांध दिया था। बाद क्या होता है, वो जो वहां पे जंप करता है, जंप करते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है, जंप करता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो जैसे ऊपर लग जाता है। तो ये कैसा खेल होता है, ये हमसे पूछा जाएगा। बंचिंग जंपिंग, आपने वीडियो जरूर देखी होंगी कि पैर रस्सी बंधी रहती, काफी ऊंचाई हाइट से कूदता जो बंदा वहां पे, ठीक, नीचे लटक जाता है। तो ये कैसा खेल होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये कैसा खेल होता है, ये आपका एक साहसिक खेल है। कैसा खेल आता है, ये साहसिक खेल में आता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और साहसिक खेल दोस्तों वैसे कई सारे होते हैं, जैसे आपका रिवर, आपका राफ्टिंग हो गया, या पैरालाइडिंग स्केटिंग हो गया, या फिर आपका जो स्कूबा आपका डाइविंग होता है। ये सारे सारे आपके साहसिक खेल भी आपके वहां पे ये हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, जो चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो आपने देखा होगा जब कभी शतरंज का खेल वहां पे होता है, तो लास्ट में ये नहीं बोलते भाई चेकमेट हमने कर दिया, क्या बोलते हैं, चेकमेट। ये किससे आपका हो जाएगा, शतरंज से। ऑप्शन बी आप राइट आंसर यहाँ बता देंगे, ठीक है। देखो चेकमेट होता क्या है, जैसे जो आपका राजा वहां पे होता है, तो जो बंदा अगर आपसे कभी बोलता है चेकमेट, अगर वहां बोलता है, इसका ये मतलब होता है कि जो आपका राजा है उसे हमने चारों तरफ से घेर लिया है। यानी चार, जो आपका राजा है चारों तरफ घिर गया, या फिर चार जो आपका राजा था वो मर गया है, ठीक, वहां पे तभी बोलते हैं चेकमेट बोला जाता है कि आपका राजा मर गया, यानी आप अपना गेम वहां पे हार चुके हो। तो इसी वर्ड का जो यूज कहाँ पे होता है, चेकमेट का, ये आपका शतरंज वाले खेल में वहां पे आपका किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन आता है, गोताखोरी खेल किस श्रेणी में आता है। गोताखोरी खेल किस श्रेणी में आपका आता है, रक्षात्मक खेल है, मार्शल आर्ट है, मुकाबला खेल है, या जली खेल है। तो जाहिर सी बात आपको शब्द से ही लग रहा होगा गोताखोरी। तो गोताखोर पानी के अंदर ही तो वहां पे जाते हैं, तो ये कैसा खेल हो जाएगा, आप बताएंगे। ये जली खेल आपका यहाँ पे हो जाता है। कोल्हापुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे वहां पे ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा जली खेल। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपको ये गोताखोरी खेल होता है, इसके अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आखिर ये बता दो अच्छा इसके जनक कौन है, तो जनक का नाम क्या बताएंगे आप, नाम लेंगे किसका, एलन का। किसका नाम लेंगे, एलन ब्लैक का नाम आप लेंगे। एलन ब्लैक का नाम आप यहाँ पे ले लीजिएगा। और यह एक पानी में डुबकी लगाने वाला, यह कूदने वाला खेल है। और यह आपका जो आपके ओलंपिक हो ना, ओलंपिक खेलों में भी ये आपका फिलहाल आपको वहां पे आ चुका है। और इसमें जो प्रमुख शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे आपका अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो गोताखोरी खेल है,
इनके जो प्रमुख शब्द है आपने देखा होगा, जैसे जो क्रिकेट खेल होता है इनके कौन कौन से वर्ड वहां पे यूज किए जाते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे गोताखोरी खेल की बात हो रही है, यहाँ कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे आपका एक डाइव हो गया, क्या डाइव वर्ड हो गया, या फिर आपका जो जंप वर्ड हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो एक पाइक, पाइक पोजीशन, आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पाइक पोजीशन, पाइक पोजीशन वर्ड का यूज होता है। ऐसे ही आपका जैसे आपका स्प्रिंग बोर्ड हो गया या टेक ऑफ हो गया, ये सारे वर्ड जो आपके यूज किए थे गोताखोरी खेल में, आपके ये सारे वर्ड वहां पे आपके यूज होते हैं। अब ये बताओ, फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? देखो आपको केवल चेतावनी वहां पे देनी है, तो वहां पे बताओ रेड कार्ड का यूज करेंगे, कौन से कार्ड का यूज वहां पे करें, केवल हमें वहां पे चेतावनी देनी है। तो आप तब क्या बताएंगे राइट आंसर, हम क्या बता दें तब आप राइट आंसर बताएंगे पीला कार्ड। क्या होता है? पीला कार्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो आपके दो पीले कार्ड होते हैं वो आपका एक लाल कार्ड के बराबर वहां पे होता है। पहला पीला कार्ड होता है केवल आपको वहां पे वार्निंग दिया था, यानी गेम से आपको वहां से नहीं हटाया, एक वार्निंग आपको दी गई, ठीक है। अगर आपको दोबारा फिर येलो कार्ड आपको वहां पे दिखा दिया गया, पीला कार्ड फिर आपको दिखा दिया, यानी आपको वहां गेम से बाहर आपको वहां बैठा दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके दो पीले कार्ड होते हैं वो आपका एक लाल कार्ड के बराबर होता है। कभी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने पीले कार्ड आपके एक लाल कार्ड के बराबर होता, आप बताएंगे दो पीले कार्ड आपके एक लाल कार्ड के बराबर आपका वहां पे हो जाएगा। दोस्तों अब यहां से हमारी मैथ आपकी स्टार्ट हो जाती है और मैथ के टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। और जो मैथ के क्वेश्चन आपके आते हैं काफी ठीक ठाक क्वेश्चन लेवल के, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाने लगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका जबलपुर एआरओ में आपका आर्मी जीडी का एग्जाम लगा, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आया था कि दिया गया कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तो उतना ही दूध और आपका डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यह अंतिम मिश्रण बताओ दूध का परसेंट कितना आपके यहाँ पे होता है। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, बस जितने मैं आपके एग्जाम तक मैथ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। आप जब भी पेपर देने जाएंगे सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आपको नजर आ जाएंगे। देखो यहाँ पहले हमने एक पॉइंट ये लिखा, हमने लिखा सर यहाँ पे हमने माना ये हमारा दूध हो गया और यहाँ पे हमने लिखा ये पानी हो गया, ये इधर लिख दिया हमने पानी हो गया। तो यहाँ पे रेशियो क्या दिया गया, ये टोटल अगर आपका 100 लीटर है, अब 100 लीटर में आपका इसमें दिया गया दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, यानी दूध अगर आपका 2 है, पानी आपने मान लिया 3 आपने यहाँ मान लिया। तो यहाँ पे हमें एक बात ये पता है, अगर हम रेशियो में अगर जोड़े 2 और 3 होता 5 होता है, रेशियो में अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये हो रहा हमारा 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिया, यहाँ हमें ये दिया गया 100 दिया गया, टोटल हमारा 100 लीटर है। तो यहाँ से हमें एक बात ये पता चली, एक बराबर क्या हो गया 20 के बराबर हमारा ये आपका हो गया। यानी यहाँ से हमें एक बात ये पता चल गया कि अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हमारा जो दूध है ये 40 लीटर हो जाएगा और जो आप पानी है ये आपका 60 लीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पता हो गई, यानी कि हमें ये चीज पता हो गई जो आपका 3 यूनिट है, 3 का मान क्या हो जाएगा 60 आपके हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 बराबर 20 है, पानी 3 बराबर क्या हो गया 60 आपका हो गया। दोस्तों आप यहाँ पे चाहे दूध को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे पानी को लेके सॉल्व कर लो, आपका दोनों से आंसर वहां पे आ जाएगा। बस एक फार्मूला आपको यहाँ पे ये याद कर लेना है जो मैं नोट कर रहा हूं, यानी कभी आपका फार्मूला ये सीधा सीधा आप नोट करना है। क्या नोट करेंगे? सीधा याद करना कि अंतिम मात्रा, जो आपकी अंतिम मात्रा बचेगी और यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा ब्रेकेट लिख रहा 1 माइनस का x बटे c और पावर यहाँ पे कर देना, पावर यहाँ पे कर दो n। तो अब यहाँ पे ये सवाल चीज समझो क्या क्या यहाँ पे आपको दी जा रहा हो। प्रारंभिक मात्रा मतलब जिसकी आप लेके चलेंगे, अगर आप पानी का लेके चल रहे हैं यहाँ पे रख देंगे 60 रख देंगे, और जो सी का मतलब होता है कुल मात्रा आपकी क्या है, कुल मात्रा क्या दी जा रही है, और एक्स का मतलब ये चीज होता है आपने कितना पानी उसमें निकाला या कितना दूध वहां पे डाला, ये उसकी मात्रा वहां पे हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा 10 लीटर,
कि हम 10 लीटर वहां पे एक चीज निकाले और उसके बाद दूसरी चीज वहां पे डाले, ये आपका होता है। और एन का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एन का मतलब यह क्रिया कितनी बार आपकी की गई है। देखो यहाँ पहले एक बार की गई, 2 बार और दोहराता है, यानी एक बार तो पहले ये क्रिया उसने की, 2 बार और दोहरा दी, यानी इसका मतलब ये क्रिया उसने 3 बार वहां पे की। बस यहां से आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। पूछा किसका जा रहा है, पूछा जा रहा है दूध का प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ पे को दूध का प्रतिशत कैसे आप निकालेंगे, ये ध्यान से आप देखना। देखो पहले क्या दिया, अगर देखो हमने कहा आप चाहे पानी को लेके चलो चाहे दूध को लेकर, दोनों से आंसर आपको यहाँ पे आएगा। अगर आप पानी को लेकर चलेंगे तो आप यहाँ पानी का परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। अब ये मानो चाहे अंतिम मात्रा, यानी कि ये बताओ अंतिम यानी पानी की लास्ट आखिरी मात्रा आपकी क्या बची है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंतिम मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में पानी कितना है आप बताएंगे 60 लीटर। देखो 1 माइनस एक्स बटे सी, देखो यहाँ पे ध्यान से ये समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 माइनस, देखो यहाँ पे मैं पॉइंट नोट कराता हूं, ये तो समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है 1 माइनस का एक्स बटे आपको सी लिखा है, और देखो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही लिखा रहा है, एक्स का मतलब क्या हो, अभी मैंने बताया था 1 माइनस का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स का मतलब बताया था, जितना आप यहाँ भी निकालेंगे, हम निकालें 10 लीटर और बटे क्या करोगे 100 करोगे, बटे यानी जो सी का मतलब 100 करोगे, 10 से काटोगे 1 बटे 10 हुआ, तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 के 10, 10 में 1 कम हो जाएगा, इसे आप 9 बटे 10 यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी जहां पे ये लिखी वहां पे हम 9 बटे 10 आप ये लिख सकते हैं। ये चीज मैंने बता दी कैसे आपकी ये यहाँ पे आएगी। अब देखो यहाँ पे 9 बटे 10 क्या, एन बराबर कितना हो जाएगा, 3 बार होगा, एक क्रिया बार की एक बार 2 बार और ये दोहराई गई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9 बटे 10 का पावर 3, तो इसका मतलब हुआ कि 9 बटे 10, 9 बटे 10, 9 बटे 10, ये आप 3 बार यहाँ पे आप ये करेंगे। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपको ये आ जाएगा ये हमें बताओ। अब इसे सॉल्व करो, ये कितना आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा। 1 0 से 1 0 हमने काट दिया और ऊपर आपने गुणा किया, 9 गुणे 9 गुणे 81, 81 गुणे आप 9 करेंगे, उसके 6 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4374 आपका हो जाएगा। और नीचे आपके 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद आप यहाँ पे दशमलव आप लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी पानी का परसेंटेज है ये हमारा कितना है, आपका 43.74% आपका है। लेकिन पूछा किसका गया, हमें पूछा गया दूध का परसेंट बताओ। तो हमें ये पता है कि टोटल परसेंट हमारा 100% होता है। अगर इसमें इतना पानी है तो दूध क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या कर दो 100 में माइनस कर दो, कितना 100 में आप माइनस कर दो 43.74 आप यहाँ माइनस करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 56.26% आपका ये निकल के आ जाएगा। तो हम क्या बता देंगे दूध का परसेंटेज कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 56.26% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बस आप ये फार्मूला याद करना, यहाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी के आंसर वहां पे दे पाएंगे। ये फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर उसकी 6% प्रति वर्ष है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर उसका 9% प्रति वर्ष है तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज आपका 10% प्रति वर्ष है। तो अब ये बताओ 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को अगर 1650 रुपए का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते, उसने कितनी राशि वहां पे जमा की, ये आपका दिया गया साधारण ब्याज। दोस्तों आपको जो ब्याज मिलता है, ब्याज क्या मिलता है, जितना आप समय लगाएंगे जितने परसेंट आपको दर मिलता है वही हमें ब्याज मिलता है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, यहाँ पे आपने 1 कैसे सॉल्व किया हमने, पहले आपने यहाँ पे लिख दिया वर्ष, यहाँ पे हमने लिखा वर्ष, यहाँ पे हमने लिखा दर और यहाँ पे हमने लिखा कुल दर, यानी कुल दर आपको क्या ब्याज यहाँ मिली हमने लिख दिया। देखो पहले हमने लिखा 3 वर्ष के लिए 6%, आपने क्या लिखा 3 वर्ष के लिए 6%, बताओ कुल दर आप कितना मिलेगा 18% के हिसाब से हमें ब्याज यहाँ मिल गया। अब ये बताओ फिर बोला कि अगले 3 वर्ष के लिए 9%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% दर से करोगे, 9 कितना हो जाएगा, आप यहाँ करोगे कितना 9 27, कितना मिल गया हमें 27% मिल गया, ठीक है।
अब इसके बाद फिर बोला गया है टोटल उसने 9 वर्ष लगाए, जिसमें आप देखो कितना हो गया आपके 3 3 6 वर्ष तो हो गए, 3 वर्ष और बचे, यानी 3 वर्ष जो हमारे और बचे हैं उसमें 9 वर्ष के अंत में विक्रेता ने 10% की दर से लगा रहा है, तो यहाँ पे लगा रहा है 10% दर से, तो ये आपका हो गया टोटल 30% आपको यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे अगर आप ये जोड़ोगे 18 27 30 सब जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये निकल के आता है 75%, यानी कि हमें क्या पता हो गया ये 75% हमें ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्याज हमें इतना मिला है, लेकिन यहाँ पे तो ये परसेंट में है और यहाँ पे ये आपका कितना रुपए में दिया गया, यानी हमें ये पता हो गया कि आपका जो 75% है ये आपका दिया जा रहा है 1650 के दिया जा रहा है। अब ये बताओ तो 1% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1650 बटे 75 हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है आपका 100% होता है, तो आपका 100% बराबर क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप सीधा सीधा 100 से आप इसे यहाँ पे गुणा कर दोगे, 25 आप 75 करेंगे, 25 चौके 100 करेंगे, इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये 2200 रुपए आपका निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या बताएंगे इसका मूलधन कितना हो जाएगा, ये बता देंगे 2200 बता देंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा और देखिएगा, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लगाइए कि कैसे आप इसका आंसर वहां पे लाएंगे। और इसका जो आपको ये नंबर यहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन में, यहाँ मैं इसकी पीडीएफ भी वहां प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी पीडीएफ आप वहां पे आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है हाई लिख के मैसेज करना, ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, वहां पे आपकी उसी ग्रुप में जो डेली अपनी क्लास होंगी उसका पीडीएफ आपको वहां पे मिलता रहेगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, अंतर 155 है, तो हमें ये बताना है मूलधन आपका कितना हो। तो ये चीज तो बेसिक सवाल है, ये तो हमें सबको पता है कि जो 3 वर्ष का होता है, जहां पे दर क्या दी गई है, दर 10%। देखो जब साधारण ब्याज की बात होती है, देखो अगर बात होती है सिंपल इंटरेस्ट की, तो इसमें क्या चलता है आपका जो दर जो आपका ब्याज होता है उसी से हिसाब से हर बार मिलता है। पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल 10% मिलेगा, तीसरे साल भी आपका 10% मिलेगा, यानी कि 3 साल में आपका साधारण ब्याज से ब्याज केवल मिलेगा 30% हमें मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें अगर 10% की दर है तो वहां पे क्या होता है ब्याज का ब्याज भी हमें मिलता है। तो उसमें आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना ब्याज मिलेगा आप कितना बता दें, ये बताएंगे 33.1% ब्याज हमें यहां मिलेगा। अब देखो, अब सवाल ध्यान से देखो क्या क्या चीज आपको यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे दिया गया है कि जो 3 वर्ष का ब्याज का अंतर 155 रुपए। देखो अब यहाँ पे अगर हम अंतर देखें 3 वर्ष में, तो ये कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा 3.1% का हो रहा अंतर। और ये किसके बराबर आप कर देंगे, इसके 155 के बराबर आप यहाँ पे कर देंगे। अभी मैंने बताया था जो मूलधन आपका होता है हमेशा आपका 100% हमेशा आपका होता है। तो अगर आपका यहाँ पे दिया गया 3.1%, 155 के 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 155 बटे 3.1 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बताओ आपका जो टोटल 100% है ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 155 बटे 3.1 गुणे आप कर दोगे 100 से, इसे आप गुणा कर देंगे। आप इसे सॉल्व करिए कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 500, कितना हो जाएगा 5000 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5000 आपका निकल के आ जाएगा। तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, ये बता देंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि हमें पता है 3 साल का साधारण अगर 10% चल रहा है, 3 साल का आपका यही 30% होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है 33.1% हो जाएगा। अब यहां से अगर इसका मान इतना दिया गया, आप 100% मान पूछा जा रहा है, उसका मान आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है रीना, वीना और विमला एक काम को 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। नागपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछा गया था। तो कैसे आप इसका सोल्व करते हो, यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। तो हमने लिखा, यहां लिख दिया 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। क्या किया, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 24 हो गया। अब देखो
अब ये बताओ जो आपका पहला नाम किसका आया था, पहला नाम रीना का, तो ये बताओ जो रीना है जो एक दिन यहाँ देखो ये 24 जो निकल के आता है ना, ये आपका कुल काम यहाँ पे होता है। अब ये बताओ अगर कुल काम 24 हो, अगर रीना 4 दिन में करा, उसकी क्षमता कितनी है, यानी एक दिन में कितना काम कर सकती है। तो आप क्या करो, 4 को 24 से जैसे ही भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 12 से करोगे 2 आपका हो जाएगा। ये जब ये तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 3 9 10 11, एक दिन का काम हमारा 11 हो गया। तो जब ये पूरा काम को तो कितने दिन में करेंगे, कुल काम को 11 से आप कर दो भाग, यानी इनको हमने जोड़ा तो 11 आ गया। तो 11 भाग करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सही 2/11। क्या हो जाएगा, 2 सही 2/11 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी आपका यहाँ पे दिया गया है ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नागपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये वहां पे पूछा गया था। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, 1 घंटे में टंकी को भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे आप बताएंगे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगा दो, कौन सा, M1D1 बराबर M2D2 वाला फॉर्मूला आप लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। पहले दिया गया 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में, तो हमने क्या किया, सीधा सीधा कर दिया यहाँ पे क्या, 15 गुणे 36, क्या कर दिया, 15 गुणे 36 आपने यहाँ पे कर दिया। आप बताओ कि 1 घंटे में टंकी को भरने के लिए, अब देखो यहाँ पे बात हो रही मिनट की, तो 1 घंटे कितने मिनट बता देंगे, आप बताएंगे 60 मिनट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, मान लो नल की जरूरत होती है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, x लिख दो, यहाँ पे x नलों की जरूरत होगी, और कितने आप 60 मिनट है, वो 1 घंटा, तो आप यहाँ 60 मिनट कर दोगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ पे x है, तो ये बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे 36 बटे आप यहाँ पे 60 करेंगे, 15 चौको 60 हो गए, 4 से काटो क्या हो जाएगा, 9 नल की आवश्यकता हमें और पड़ेगी। कितने, 9 नल हमारे यहाँ पे होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस करिएगा। जयपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका ये पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाए तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति का कितना समय बच जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मान लो पहले किसी स्पीड से वहां पे जा रहे थे, आपको मान लो लगा 5 घंटे वहां पे लगता, अब आप अगर अपनी स्पीड वहां बढ़ा देंगे तो आप वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। और हमसे यही पूछा गया है कि हम कितनी जल्दी वहां पहुंचे, यानी हमारा कितना समय आपका बचा था, ये आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया था जब ये आपका जयपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा वहां पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर कितना आप बताएंगे, तो ध्यान देखो यहाँ बात हो रही 25% क्या उसकी स्पीड बढ़ रही है, देखो 25% यहाँ पे दिया गया है, अब परसेंटेज हटाओगे बटे 100 कर दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 1/4, यानी 4 में आपकी एक स्पीड बढ़ रही है। तो मैं 4 में 1 बढ़ गया, क्या हो गया, 5 आपके हो गया। पहली स्पीड क्या दी गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर अब 1/4 बढ़ेगी, यानी इसे हम क्या कर देंगे, 5/4 से गुणा कर दोगे, यानी 4 की स्पीड थी, 1 की बढ़ गई, 5 हो गई, और पहले थी 4 थी। अब इसे काटो, कितना हो गया, ये काटा, यहाँ 10 हो गया, और 10 से क्या हो गया 50, कितना हो गया, यहाँ 50 आपकी स्पीड हो गई, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी क्या है, डिस्टेंस हमें कितनी दूरी तय करनी, वो तो आपकी 120 किलोमीटर ही आपकी। अब ये बताओ, अच्छा जब आप 120 किलोमीटर की दूरी आप अगर मान लो 40 की स्पीड से जाते, पहले बताओ, पहले पॉइंट क्या दिएगा, अगर 40 की स्पीड से आप 120 की दूरी तय करते आपको कितना समय लगता, तो आप बताएं कितना लगेगा, तो बताएंगे हमें लग रहा था 3 घंटे आपको यहाँ पे लग रहे थे, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, जब आपकी स्पीड यहाँ पे बढ़ गई, अब स्पीड क्या होगी 50 हो गई, लेकिन दूरी तो हमारी वही है 120 ही है। अब इसमें आप जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब इसे भाग करेंगे, इसे आप सॉल्व करिए, पहले कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 हमारा सीधा सीधा कट गया। अब यहाँ 5 दूना 10 हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ 5 दूना 10 आपका सीधा सीधा वहां पे हो रहा है, तो यहाँ 5 दूना 10 बचेगा 20। अब उसके
और जो घंटा है, घंटे को मिनट है, यहाँ पे क्या आ गया 12/5 आपका हो गया। ठीक है, जो 5 दो बार सीधा सीधा जा रही है, 2 घंटा हमें सीधा सीधा लग रहा है, ये तो हमें क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद जो आपके ये बच रहे हैं क्या 2, अब इसे आप जब मिनट में कन्वर्ट वहां पे करेंगे कितने मिनट बचेंगे, आगे बचेंगे वहां पे 24 मिनट। यानी कि हम जब 50 की स्पीड से वहां पे जा रहे थे तो हम वो, हाँ हमें समय लग रहा है 2 घंटा 24 मिनट, लेकिन जब हम 40 की स्पीड जा रहे हैं हमें लग रहा 3 घंटा लग रहा था। तो ये बताओ अच्छा हमारा कितना समय बच गया आपका, तो कितना समय आप बचेगा आप बताएंगे, आपको 36 मिनट पहले आप वहां पहुंच गए। बस यही चीज आपसे पूछी जा रही, कितना समय आपका बचा है, तो आप बताएंगे 36 मिनट आपका बच गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। देखो अगला सवाल आता है, माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की दिशा में समय कितना लगेगा यदि वह 110 किलोमीटर जाने में कितना, ये आपसे पूछा गया है। दानापुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, तो आप क्या बताएंगे राइट आंसर इसका कितना आपका यहाँ पे हो जाए। दोस्तों अगर आपको तैयारी भी करनी, प्रैक्टिस करनी, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम में फिलहाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां से आपको एक आइडिया ये लगे कि कैसी तैयारी हमें करनी, जो आपने एग्जाम देने जाए वहां सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या चीज दी जाए, देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि हमें टोटल जो दूरी है, ये टोटल दूरी हमें तय कितनी करनी, 110 किलोमीटर हमें दूरी ये तय करनी, ये चीज हमें यहाँ पता। उस सवाल में क्या दिया गया, माना शांत जल में नाव की चाल क्या दी गई, ये दी गई 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की धारा की दिशा में, यानी कि अगर जो आप ये मान लो यहाँ पे जल भरा हुआ है, ठीक, यहाँ पे आपका ये जल भरा हुआ, अगर जो धारा भी इधर बह रही और यहाँ मान लो कोई नाव है, इधर मान लो कोई आपकी यहाँ पे नाव चल रही, नाव यहाँ पे, नाव भी आपकी इधर चल रही है, तो ये पूछा जा रहा है कि 110 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय हमारा यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर आपकी धारा भी इधर बह रही है और नाव भी हमारे इधर चल रही है, तो दोनों की जो चालें होंगी वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। नाव की चाल क्या दी गई, नाव की चाल दी गई 17 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल क्या दी गई, धारा की दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल जुड़ जाएंगे, 7 3 10 हो जाएगा, 2 12 22, कितना हो गया, ये हो गया आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम तय करेंगे। और यहाँ टोटल दूरी क्या है 110 किलोमीटर, समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी क्या आपकी 110 है, बटे चाल क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब बताओ कितना समय लगेगा, आप इसे काटो, कितना हो जाएगा 11 के 11, 11 दूना 22, 2 से काट दिया, कितना हो गया 5 घंटे का समय हमारा यहाँ पे लगेगा। तो आप राइट आंसर क्या बता देंगे, 5 घंटा बता देंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि एक वर्गाकार खेत के मैदान की भुजा 60 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन कितना हो जाएगा। देखो जितना भी आपका परसेंट आप वहां बढ़ाते हुए, एक फॉर्मूला आप यहाँ पे ये नोट कर लेना, कौन सा, ये x प्लस वाई और फिर क्या नोट करेंगे प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ पे जो भी परसेंट आपका दिया जाएगा आप उसी को यहाँ पे रख देंगे। यहाँ बात किसकी हो रही है, वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग की लंबाई चौड़ाई सारी बराबर होती है। अगर आपका 15% लंबाई में वृद्धि हुई, चौड़ाई में 15% की ही वृद्धि आपकी वहां पे होगी। तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, सीधा आप यहाँ 15 प्लस 15 प्लस का 15 गुणे 15 बटे कर दो यहाँ पे 100 कर दो, 15 इनको जोड़ो कितना हो, ये आपका 30 हो गया। अब 15 गुणे 15 225 होता है, 225 100 से भाग करोगे 2.25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.25 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 32.2% यहाँ क्या हो जाएगा वृद्धि आपकी ये हो, यानी इतनी आपकी वृद्धि हो जाएगी 32.25% या 32.25। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने आप करिएगा, कैसे हम इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि एक घन की सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 7 रूट 3 सेंटीमीटर
अब बताओ इसका आयतन यानी घन का आयतन बताओ क्या हो जाएगा। जो एक बात हमें ये पता है, जो घन का आपका विकर्ण होता है, जो घन का विकर्ण होता है ये क्या होता है आपका भुजा रूट सी, ए रूट सी हमारा होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता है, ये दिया गया कि जो आपका ए रूट 3 है ये बराबर दिया गया आपका 7 रूट 3 के बराबर दिया गया, 7 रूट 3 के बराबर दिया गया। अब यहाँ पे ये रूट 3 ये रूट 3 कट गया, हमारा ए बराबर भुजा क्या मिल गई हमें 7 मिल गई, ठीक है। यहाँ पे अब पूछ रहे घन का आयतन। तो दोस्तों जो आपका घन होता है, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है भुजा की घात 3 हो जाता है। तो जब आप ये 7 की पावर 3 यहाँ पे करेंगे कितना निकल के आएगा, 343 आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका घन का आयतन कितना हो जाएगा, 343 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप, 343, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा गया कि x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45% है, तो और y बराबर है x का k%, तो k का 49% बताओ कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पूछा गया। तो ध्यान देखो क्या चीज दी गई, पहले दिया x माइनस वाई, यानी हमें एक चीज ये पता है x माइनस वाई का आपका जो 60% है, इसका मतलब जो आपका 60% है ये आपका दिया गया है 45% किसका दिया गया है, आपका x प्लस वाई के बराबर आपका ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप पहले इसे सॉल्व करो, ये कितना आपके यहाँ पे हो जाएगा, पहले आप इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। देखो बट्टे में क्या करो, देखो यहाँ से क्या करो, परसेंटेज दोनों में लगे, साथ हटाओगे बट्टे में 100 आ गए, दोनों 100 आपके यहाँ पे कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए कितना आपका हो जाएगा, देखो 15 से काटो, 15 चौको 60 यहाँ पे हुआ, 15 45 यहाँ पे हो, 4 से अंदर गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 4x माइनस का हो गया 4y बराबर 3x का प्लस का 3y आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब x एक तरफ ले जाओ, y एक तरफ ले जाओ, तो x इधर लाओगे कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे x बराबर आपका कितना होगा, y इधर जाएगा, 4 3 7 y के बराबर आपका हो जाएगा। यानी x बटे y का मान हमें क्या पता हो गया, x बटे वाई का मान पता हो गया, 7 बटे 1 मान हमें यहां निकल के आपका ये आ जाएगा। अब देखो यहां पे आगे क्या दिया गया, y बराबर x का k%, क्या दिया गया, यहां पे दिया गया y बराबर x का k% हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका क्या k% लिखा है। तो ये बता दो चाहे k बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बटे x हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से गुणा आप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, 100 से गुणा हमने कर। अब यहाँ देखो y बटे x का मान हमें क्या पता है, x बटे y का मान 7 बटे 1 है यहाँ पे, तो y बटे x का मान क्या रख दोगे, 1 बटे 7, क्या रख दोगे यहाँ पे, आप रख दोगे 1 बटे 7 इंटू 100, ये तो मान निकल के आ जाएगा, k का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा गया k का 49% बताओ क्या है, यानी 1 बटे 7 इंटू जो आपका 100 लिखा, अब इसका बताओ कि आप 49% परसेंट बटे 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, 7 से काट दो कितना 7 आ गया, तो इसका 49% कितना हो जाएगा, ये आपको 7 के बराबर आपका हो जाएगा। आप क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, बाद में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए कैसे इसका आंसर आपके यहाँ पे आ सकता है। देखो अगला क्वेश्चन आता है कि ए और बी एक व्यापार में भागीदार हैं। ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया और बी का लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है। बी का धन कितने माह के लिए व्यापार में निवेश किया गया था। बिल्कुल इजी सवाल है, आपका जयपुर एआरओ में ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका होता है होमवर्क के लिए। सारे बच्चे जिनका भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का लीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व करें, वीडियो को पॉज करो, फिर बताओ इसका आंसर आपका कितना यहाँ पे निकल के आए, ताकि आप प्रैक्टिस करो। कोई अगर क्वेश्चन फंसेगा तभी आप उसका सोल्यूशन वहां पे ढूंढोगे। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब आप इसे सोल्व करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 7.5 आना चाहिए। 7 सही 1/2 आपका आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। आप सोल्व करेंगे 7.5 आपका इसका राइट आंसर वहां पे आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अपना जो अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया एक फल विक्रेता ये 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब निकलते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है और वह 3.50 प्रति सेब के हिसाब से सेब बेच देता है
और वह 198 का लाभ कमाता है। तो बताओ फेंके गए सेबों का प्रतिशत पूछा गया कि हम कितने सेब वहां फेंक दिए थे। और ये आपका दानापुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा वहां पूछा गया था। तो आप बताओ इसका राइट आंसर कैसे आप निकालेंगे। तो आप ये बताओ, अच्छा अगर कोई चीज आप खरीदने गए मार्केट, ठीक है, यहाँ पे दिया गया 600 रुपए में आपने कोई सामान खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 600 रुपए में। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें आपको मान लो 198 का प्रॉफिट लेना है, तो इसे आप कितने का बेचेंगे। आप कहेंगे हम इसमें 198 और यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आप बोलेंगे हम इसे 798 कम से कम आपको बेचना होगा। 798 का कितने का आप बेचेंगे। आप कहेंगे सर इसे हम कम से कम 798 रुपए का हम कम से कम बेचेंगे, तभी हमें 198 रुपए का हमें प्रॉफिट यहाँ पे होगा। ये सारा क्लियर आपका हो गया। अब यहाँ पे ये एक चीज बताई गई है कि उसने क्या एक सामान को बेचा कितने में, 3.5 रुपए में, 3.5 रुपए में। अब ये बताओ अगर आपको टोटल 98 यानी कि 798 रुपए में कोई सामान आपने पूरी बेची वहां पे, ठीक है। अब अगर आपका एक चीज का रेट आपका 3.5 रुपए है, तो इसका रेट बताओ कितना हो जाएगा। 798 कुल पैसा था वहां पे। अब एक को अगर हमने 3.50 का हमने वहां बेच भी दिया, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 3.5 कर दो, इसको सॉल्व करो क्या, एक जीरो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये दशमलव हटेगा एक जीरो ऊपर चला गया यहाँ पे। अब ये बताओ, अच्छा अब इससे जब काटो कितना हो जाएगा, ये आपका 228 कितना हो गया, 228। तो यहाँ पे हमें ये बताओ पहले हमने 240 सेब खरीदे थे, लेकिन हमने बेचे कितने, 228 सेब ही आपने यहाँ बेचे। इसका मतलब ये हुआ जो सेब आपके वहां खराब हो गए थे वो वही तो खराब हुए, वो तभी तो कम आपके हुए हैं। 240 सेब आपने खरीदे, 228 बेचे वहां पे, तो वही तो मतलब होता है आपका कि जो सेब आपके खराब हो गए, जो आपने वहां फेंक दिए, उसको तो आप बेच ही वहां पे नहीं पाए। तो ये पूछा गया है, ये बताओ फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले बताओ कुल सेब नीचे, कुल सेब क्या थे हमारे, 240 थे आपके। अब कितने सेब आपने बेचे फेंके, 240 में आप 228 माइनस करेंगे, तो ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आ गया 12। अब परसेंटेज पूछा गया, गुणे आप कर दोगे यहाँ पे 100 से आप गुणा कर दीजिए। अब काटो कितनी बार जाएगा, बार दूना 24, 20 हो गया, 20 से आप भाग गया कितना हो गया, 5% यहाँ पे निकल के आ गया। यानी हमने ये बता दिया जो 5% सेव थे वो हमारे नष्ट हो गए थे। आप क्या बताएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए कैसे इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन में पूछा गया, एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ है, ए और बी है, मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और 92 लीटर बी इसे भर दिया जाता है। अब यह अनुपात आपका 9:10 में बदल जाता है, तो तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे लाएंगे। देखो पहले क्या दिया गया, आप ध्यान देखो, पहले हमने ये माना कि जो आपके ए और बी दो मात्रा रेशियो में दिए जा रहे हैं। पहले दिया गया एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ है। किस अनुपात में, 11:12 के अनुपात दो में क्या तरल पदार्थ यहाँ पे दिए गए। अब मिश्रण में से 92 लीटर निकाल गए, यानी मिश्रण में से 92 लीटर निकाल दिया जाता है और 92 लीटर बी से इसे भरा है किसका, आपने बी भरा है, आपने भरा किसका है, बी आपने भरा है, तो बी इसमें भर दिया जाता है। अब यह अनुपात आपका 9:10 हो गया, यहाँ पे होगा। दो यहाँ पे हमें एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो ये आप वाला ए वाला मान है, ये तो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अगर पूरे मिश्रण से कुछ चीजें वहां पे निकाली है और हमने डाला क्या, केवल हमने बी वाला मात्रा वहां पे डाली है। इसका ये मतलब है जो आपका ए वाला पॉइंट है, यानी जो आपके ए वाले पॉइंट ये आपके बराबर वहां पे सारे होने चाहिए, ये सारे आपके बराबर होने चाहिए। अब देखो इसे बराबर कैसे करें, पहले आप क्या करो 11 और 9 जो ये अलग अलग है इनको बराबर कर लो। तो यहां पे क्या करो आप 11 और 9 को एलसीएम ले लो, कितना हुआ 99 हुआ। अब इसे 99 बनाए कितने से गुणा करोगे आप, पूरे को आप जो इधर एक गुणा कर दो 9 से आप कर दो, अब इधर पूरे गुणा कर दो आप किससे 11 से आप कर दोगे, ठीक है। अब देखो अब नया मात्रा, अब जो नई आपकी मात्रा आएगी वो कितनी वहां पे निकल के आ जाएगी।
अब जो आपका ए और बी का अब रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, अब ध्यान देखना, अब यहां गुणा करो कितना हो गया, ये हो गया 1.99 और यहाँ कितना हो गया 12 गुणे 9 करोगे ये कितना आपका निकल के आएगा, ये हो गया 108 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ भी आपका 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 गुणे करो ये कितना 110 आपको यहाँ पे हो गया। अब ये रेशियो हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आप यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम b का तो वैल्यू b ही तो चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि a से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि a जो पहले था वही हमारा a अभी भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सवाल में ये दिया जा रहा है कि मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है, अब 92 लीटर b इसमें भर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आपका कम हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2, यहाँ कितना डिफरेंट है आपका 2 का डिफरेंट है, लेकिन सवाल 2 बराबर किसके बराबर दिया गया 92 के बराबर दिया गया। अब 1 बराबर किसके हो जाएगा, ये आपका 46 के बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ये बताओ अच्छा b की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, आप क्या अब b का मान आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 108 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1 बराबर 46 के है, 1 बराबर 46 के है 108 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 गुणे आप 46 आप यहाँ पे करो, इस दोनों को गुणा करोगे ये कितना निकल के आ जाएगा, ये होगा 4968, क्या निकल के आएगा 4968 आपको ये निकल के आ जाएगा। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब ये बताओ अच्छा b की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, b की आरंभिक मात्रा यानी कि आपकी उसमें कुछ वैल्यू निकाली थी, कितना निकाला था आपने, वहां पे आपने निकाला था कितना निकाला था, वहां क्या क्या निकाला, जो कितना वैल्यू आपने निकाली पहले तो आप ये बता दो। वहां पे जैसे पहले क्या था 11/12 के रेशियो में यहाँ पे था। ठीक है, अब जो 11 और 12 को आप जोड़ो कितना हो गया, ये आपका 23 हो जाएगा, 11/12 आपका ये हो गया 23 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब कितना हम भाग निकाले, क्योंकि आप बी वाला भाग निकाल पूरा बी वाला निकालेंगे तो बी आपका हो जाएगा 12। अब कितना मात्रा निकाली हमने 92 निकाली, करेंगे यहाँ पे 92। अब इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आपका 48 लीटर हो जाएगा, इसे सॉल्व कर कितना हो गया 48 लीटर। तो यहाँ पूछा गया प्रारंभिक मात्रा बताओ क्या थी, तो इसमें क्या करोगे आप प्लस का यही 48 और यहाँ पे आप जोड़ दो, इस 48 को और यहाँ पे आप जोड़ दोगे तो ये कितना निकल के आएगा 5116 आपका निकल के आ जाएगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हमेशा वहां पे दिए जाएंगे जो काफी आपको कंफ्यूज वहां पे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग वाले ही वहां पे दिए कि बच्चा ऐसे क्वेश्चन वहां फंसे, क्योंकि जयपुर एआरओ में ये क्वेश्चन जब पूछा गया शायद कोई बच्चा इसका आंसर वहां पे दिया हो, यानी ये मान अगर 100 बच्चे वहां पे थे कम से कम केवल 20 से बच्चे इसका आंसर वहां पे दे पाए होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कि ये 15 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है तो आपके 10 क्वेश्चन तो नॉर्मल ही आएंगे, अब 5 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे तो थोड़ा आपके हार्ड होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि 2700 रुपए यानी 27,000 की राशि को 2 भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करो क्या हो जाएगा। लखनऊ एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये वहां पूछा गया था, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, टोटल आपकी जो राशि है ये 27,000 है, ये हमें पता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमें डिवाइड करना 2 भागों में। हमने क्या किया, एक भाग हमने लिख दिया ए भाग लिख दिया, एक भाग हमने लिख दिया बी भाग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ए और बी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इसे 15% यानी पहले वाले में हमने लिखा 15% की दर से हमें ब्याज मिल रहा है, और ए ने और बी ने कम से 2 वर्ष के लिए, यानी कि क्या लिखा यहाँ पे इसको दिया गया आपको 2 वर्ष के लिए, और इसे भी आपका मान लो 15 वर्ष के लिए, आपको 4 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनसे जो ब्याज हुआ दोनों के ब्याज क्या है आपके ये बराबर है, दोनों के जब ब्याज बराबर है बराबर कर दो। तो पहले से ये निकालो ए और बी का आखिर रेशियो क्या आपका निकल के आया है। ठीक है, क्योंकि जब ब्याज दोनों बराबर है, दर बराबर है, क्यों समय का डिफरेंट है, लेकिन जो ब्याज है दोनों का इक्वल है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। यहां से आप सॉल्व कर लोगे, ब्याज बराबर है, दोनों ब्याज आप बराबर कर दोगे, यानी जितना ए को ब्याज मिल रहा उतना बी को भी ब्याज मिल रहा, दोनों ब्याज आप यहाँ पे बराबर आपने कर दिया है। अब यहाँ पे सॉल्व करो कितना हो, इस 100 से ये 100 सीधा सीधा आपको यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ बताओ ए अनुपात बी,
यानी कि आपका ए अनुपात बी कितना आपका, इसे जब सॉल्व करोगे या तो ए अनुपात बी का मान क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका 2:1 आपका हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे ऊपर को 2:1 का आपको यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या 15 सीधे से कट ही जाएगा, 2 से काटो 1 हो जाएगा, 2 से काटो 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए और बी नीचे लोगे क्या 2:1 आपका हो गया यहाँ पे। लेकिन हमें देखो यहाँ पे दिया गया 1:b बराबर 2:1, यानी ये जो टोटल आपका मान है ये किसके बराबर है, ये आपके है 213 के बराबर यहाँ पे दिया गया। लेकिन यहाँ पे 3 बराबर 27,000 के है, तो अगर आपका 3 बराबर आपका दिया गया 27,000 के, तो आपका 1 बराबर क्या हो जाएगा, आप बताएं 3 और 27 यानी 9,000 के बराबर आपका हो गया यहाँ पे। अब ये बताओ अच्छा, अब किसी का भी आप यहाँ पे मान निकाल सकते हैं, किसी का भी एक मान निकाल उसका जस्ट आप डबल कर दो, आपका दोनों को पता चल जाएगा दोनों का साधारण ब्याज आके कितने रुपए हमें मिल रहा है। देखो अब यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे 9,000 है, क्या है 9,000 आपका दिया गया है। तो पहले बताओ, अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे जो हमारा ए प्लस बी का कुल ब्याज आपका कितना है। तो 1 बराबर आपका 9,000 मिला है, तो एक का क्या मिलेगा, एक को मान लो मिल रहा है आपका 18,000 मिलेगा जाके, एक को क्या मिलेगा आपका 9,000 मिलेगा जाके वहां पे। ये हमें क्लियर वहां पे। अब ये बताओ अगर किसी के निकालो, अगर हम इसका निकाल दें ए वाले का, ठीक है, आप बताओ एक जहां लिखा वहां रखो आप 18,000 रख दो, दर आपके 15% है, और समय आपको 2 वर्ष है, बटे आप यहाँ पे 100 करोगे, क्योंकि जितना ब्याज ए को मिलेगा उतना ही ब्याज बी को मिला। इसका हमने क्या करा डबल ही कर दिया, इसका हमने क्या करा जस्ट आपने 2 से गुणा आपने कर दिया। अब इसे सॉल्व करो कितनी बार जाएगा, 2 0 आपके कट जाएंगे, ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका एक कितना हो जाएगा आपका 10,800, कितना हो जाएगा ये आपका 10,800 आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि दोनों से ब्याज हमें कितना मिलेगा 10,800 रुपए आपका ब्याज मिल जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद खुद प्रैक्टिस करिए कैसे हम इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर अब वहां पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंकी क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। देखो आप देखो सवाल में क्या दिया गया, एक है मान लो ए, यहाँ पे हमने लिखा ए है, इधर हमने लिखा बी है, ठीक है। ए और बी एक टैंकी क्रम से 18 और 24 मिनट में, अगर ये 18 मिनट भर रहा है, ये भर रहा है उसे 24 मिनट भर रहा है, इन दोनों का एलसीएम आपने लिखा, ये 72 आपका हो गया। 18 भाग 72 में क्या कितना हुआ, यहाँ पे 4 हो गया, 24 भाग किया आपका 3 हो गया। यानी ये मतलब हुआ जो आपकी एक ही क्षमता है ये है एक मतलब 4 लीटर पर मिनट मानो टैंकी वहां भरता, बी भर रहा है आपका 3 लीटर पर मिनट मानो भरता है, और टोटल हमें कितना पानी भरना है 72 लीटर मान लो पानी हमें यहाँ भरना है, ठीक है। अब देखो अब यहां से हमें ये एक बात पता चल कि हमें पूरे टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी हम बंद किसे करना है, हमें बी को बंद करना है। तो पहले से ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ जो ए टैंक था ये लगातार 12 मिनट तक आपका खुला था, यानी ए टैंक आपका 12 मिनट लगातार पानी भर रहा था। अगर ये आपका 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा था, तो जो आपका ए नल है ये आपका 12 मिनट पे कितना पानी आपका भर देगा, ये भर देगा 4 गुणे 12, गुणा करो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बढ़ चौक 48 लीटर पानी तो भाग लो टैंक में भर गया। 48 लीटर टैंक आपका पूरा फुल हो गया, और हमें भरना है टोटल 72 लीटर। अब बचा कितना, शेष भाग कितना बचा टैंक का भी आपका, तो आप करोगे 72 माइनस आप 48 करो, ये कितना निकल के आएगा 24 लीटर हमें और पानी भरना है। अब ये हमें पता है जो बी नल है ये आपका 24 यानी कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। तो ये बताओ अच्छा 24 लीटर पानी भरने में कितना समय लिया होगा, तो 24 बटे आप क्या करोगे 3 करोगे, 8 से 24 क्या आ गया आपका 8 मिनट यहाँ पे आपका निकल के आ गया। यानी जो बी नल था इसे केवल आप 8 मिनट चलाए होंगे, उसके बाद आपको ये बंद कर देना होगा वहां पे। तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कोल्हापुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका ये पूछा गया था।
अब इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपका रीजनिंग का स्टार्ट होता है। देखो रीजनिंग के ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके एग्जाम में चांस ज्यादा रहते हैं, आप उनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे जा रहे हैं और हमें कैसे क्वेश्चन की वहां प्रैक्टिस आप करनी है। देखो पहले ये चीज दी गई है, ये बताओ जो 8 और 3 यहाँ पे 2 अंक दिए गए, यहाँ पे हम कैसे ये बताओ 25 यहाँ पे ला सकते हैं। अब बस यही यूज करके आप 9 2 से आगे वाली संख्या यहाँ पे निकाल पाएंगे। देखो अब कैसे सोचो एक बार, देखो अब ये सोचो अगर 8 में हम 3 माइनस कर दें कितना आ गया आपका 5 हो गया। 8 में 3 माइनस किया आपका 5 हुआ, 5 का वर्ग कर दो कितना हो गया 25 आपका हो गया। अब वैसे आ जाओ 9 में 2 माइनस करो कितना हुआ आपका 7 हो गया। अब 7 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, इसका 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 हमारा हो जाएगा। 9 में 2 माइनस किया आपने 7 हुआ और 7 का जैसे आप वर्ग करो कितना आपका 49 निकल के आ जाएगा। तो हम बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जितनी बार आप सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन दोबारा कभी भी आपके सामने आएगा तुरंत आंसर आप इसका वहां पे देंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, मैं वो सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड ही करा दूंगा जो आपके एग्जाम बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस एग्जाम से जो चीजें बता उसे फॉलो करते चलना और आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी खास कोड में रिच को इतना लिखा जाए और स्नो को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में COIN या क्वाइन को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में आए, देखो जहां पे क्या लिखा जाए, 2 आपके यहाँ पे क्या हो अल्फाबेट हो और 2 नंबर और यहाँ नंबर दिया जाए, ऐसे आपको 2 चीजें आपको ऐसे कभी भी आपको नजर आती है वहां पे, ठीक है। तो आप बस यही ध्यान रख लेना कि आपका यानी एक अंक का मतलब यानी कि एक अक्षर का मतलब कोई ना कोई वर्ड ही आपका वहां पे होगा। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ C है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा COIN आपको ये लिखा। अब देखो यहाँ पे जैसे C आपका लिखा है, अब C किस में है RIC, तीसरे नंबर C है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर क्या आ जाएगा हम लिख देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 7, पहला अक्षर मतलब 7। देखो आप चेक करो 7 किस में होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, केवल हमारा एक ही। आप सीधा सीधा आप यहाँ से पूरा सॉल्व भी नहीं करना, आप सीधा ऑप्शन डी आप राइट आंसर बता देंगे। अब पूरा सॉल्व भी करोगे तो यही आंसर निकल के आएगा। आप मानो हम लास्ट डिजिट आउट चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा आपका N लिखा है, अब N किस में आ रहा है आपको यानी स्नो दूसरा वर्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब लास्ट वाला वर्ड कितना आएगा 3 आएगा, यानी यहाँ कुछ रहेगा यहाँ पे 3 आपका आएगा। तो यही वाला हमारा पूरा मैच कर रहा है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं आंसरों को वहां पे जल्दी आप सभी के, और आपको चारों ऑप्शन भी चेक नहीं करने होंगे, आप सीधे सीधे आंसर वहां पे ले आएंगे आप अपना। देखो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यदि हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला और पीले को पानी और पानी को गुलाबी कहते हैं, आकाश का रंग कैसा। देखो आकाश जो होता है वैसे रियल रंग कैसा नीला होता है। अब जो नीले रंग को जो चीज बोला जाएगा उसी को आकाश कह दिया जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या दिएगा, नीले को आकाश को क्या कहा गया है, हरे को नीला कहा गया है और नीले को आकाश का, नीलो क्या कहा गया आकाश कहा गया। अब पूछा गया कि आकाश का रंग कैसा है, आप क्या बता देंगे आकाश का रंग कैसा होता है, नीला आपका होता है। तो आप क्या बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताएंगे आकाश। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आकाश का रंग तो नीला होता है। और यहाँ पे क्या कहा गया, जो नीला रंग है हमने नीले को आकाश बोल दिया है, नीले क्या बोल दिया आकाश आपने बोल दिया है। तो आप क्या बता देंगे आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, आप बता देंगे आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, आप बताएंगे आकाश हो जाएगा, क्योंकि जब आपने नीले को आकाश पहले ही बोल दिया है तो नीला जहां पर रंग आएगा उसका हम आकाश ही बोल देंगे। आप क्या बताएंगे आकाश, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाता है। अब देखो यदि शब्द अल्फाबेटिकल को पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे और पांचवें और इसी प्रकार आगे भी सभी अक्षर को बदल दिया जाए, तो आपके दाएं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो पहले क्या दिया गया है, अब सारे अक्षर आप लिखो पहले यहाँ पे, यहां देखो क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो, जो पहले जो ये आपका स्पेलिंग लिखी पहले पूरी एक बार लिख लो। यहाँ पे क्या लिखा है आपका, ए है, एल है, फिर क्या है आपका पी है, बड़े हो गए इतने पूरा आएगा ही नहीं। देखो यहाँ पहले क्या लिखा आपका एल है, क्या लिखा है यहाँ पे आपका, देखो ए लिखा है, फिर क्या एल है, फिर क्या है पी है, फिर एच है, फिर आपका ए है, फिर क्या है
पूरा नहीं आ रहा यार, इधर से लिखते हैं तो पूरा वहां तक बोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा आपका, ए लिखा है, ए के बाद क्या आपका एल है, एल के बाद पी है, पी के बाद आपका एच है, और एच के बाद क्या आपका ए है, ए के बाद आपका बी है, बी के बाद आपका ये ई है, फिर क्या है टी है, फिर यहाँ पे क्या है आपका ई के बाद क्या है टी है, फिर आई सी ए एल, आई है, सी है, ए है, एल है, ये आपका दिया गया। अब यहाँ पे दिया जा रहा है यदि इन दोनों का अक्षर बदल दिया जाए, क्या दिया गया है, यदि पहले और दूसरे को, तो पहला यानी कि यहाँ पे क्या कर दो आप एल कर दो, यानी आपको ऐसे अक्षर सारे बदल देने, यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे अक्षर बदलो, यहाँ पे आपका एच हो जाएगा, यहाँ पे आपका पी हो जाएगा। अब इनका अक्षर आप ऐसे बदलो, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। अब इनका अक्षर आप ऐसे यहाँ चेंज करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी आपका हो जाएगा, इधर आपका ई हो गया। इनका आंसर चेंज करो, यहाँ पे सी हो गया, इधर आपका आई हो गया। इनका अक्षर चेंज करो, इधर आपका एल हो गया, इधर आपका ए हो गया। अब यहाँ पे ये पूछा गया है आपका दाहिने तरफ 10वां अक्षर, तो एक देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कौन सा हो जाएगा हमारा, एच आपका हो गया। तो आप राइट आंसर क्या बता देंगे, एच हमारा राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसको देखो आंसर जो अभी आप सोल्व करेंगे ना, आपके जो ये ऑप्शन आपको दिए गए, आप इनके एक एक अक्षर लेके सभी में चेक करो। अगर सारे अक्षर आपके मिल रहे हैं वहां पे, तो आप बता दें वो हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो गया। देखो आप केवल ई चेक करो, ई है यहाँ पे, ई हाँ ठीक है, एम देखो एम है यहाँ पे, हाँ एम भी हमें मिल गया। अब आई देखो आई है, आई भी मिल गया। ई है, ई भी आपका हो गया। एन है आपका, एन भी हमारा है। टी है, टी भी है। यानी हमें पहला ही मिल गया, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके अलावा जब और आप चेक करोगे ना, वो सारे अक्षर वहां पे नहीं मिलेंगे। जैसे आप मान लो किसी का भी चेक कर लेना, इसके अलावा इसका जैसे आपने चेक किया, आपके ये सारे वर्ड यहाँ पे जो जो अक्षर लिखे, ये सारे इसमें आपके दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो सभी के चेक करोगे, सारे अक्षर आपको वहां पे नहीं दिखेंगे। ये क्वेश्चन आप ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप ये आपका लखनऊ एआरओ में सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों हमें जब प्रैक्टिस ही वहां पे करनी, तो हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो अपने आरवी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन में फिलहाल पूछे जा रहे हैं, जो आपके पेपर वहां पे देने जाओ, जैसे क्वेश्चन आपके रिपीट होने, जैसे आपके पूछे जाने, तो आप उन क्वेश्चन की वहां प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों यहाँ मैंने जितने क्वेश्चन आपको बता रखे, ये आप एक बार तैयार करना, रिवीजन करना, और जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे, बस आप वो कंप्लीट नोट्स तैयार करके पेपर देने जाना। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आप जब भी पेपर देने जाएंगे, सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और डेली जो अपनी प्रैक्टिस चलेगी, वो आपको 6:30 बजे डेली क्लास अपने यहाँ पे चलेगी। तो डेली आप 6:30 बजे क्लास को में जुड़ना आप ना भूलेगा। और एग्जाम से मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो करना। आप जब भी पेपर देने जाएंगे, सीधे आपके एग्जाम में वहां क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।